अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आज, जो मैं लेक्चर नंबर 1.13 यानी पहले चैप्टर का ये 13th लेक्चर मेरा है। इसमें हम शामिल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक इज़ स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री या स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। व्हाट इज़ स्टीशियोमेट्री? स्टीशियोमेट्री इज़ एन स्पेशल टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत ही अहम टॉपिक है, केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने जितनी भी तरक्की की है इस स्टडी के बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री में जो भी गुड्स, जो भी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, मेडिसिन वगैरह हम बनाते हैं, इस टॉपिक की हेल्प से। तो स्टीशियोमेट्री यूँ समझें कि पार्ट ऑफ केमिकल कैलकुलेशन है। यूँ समझें कि केमिस्ट्री की एक किस्म की ब्रांच है। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है। किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए? किसी भी रिएक्टेंट का मास, किसी भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी, या किसी भी प्रोडक्ट का मास, या किसी भी प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी है वो मालूम करने के लिए। यानी अगर हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को हम ऑर्डर दें कि भाई हमें जो है 1 टन अल्कोहल चाहिए इस साल, तो उधर जो केमिस्ट होगा वो पहले स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेगा कि अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट्स मुझे चाहिए, और 1 टन अल्कोहल बनाने के लिए, इतना अमाउंट अल्कोहल बनाने के लिए मुझे रिएक्टेंट्स का अमाउंट कितना चाहिए। इस किस्म की कैलकुलेशन को स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ते हैं। और हमें शऊर में नहीं, जहन में नहीं, लेकिन ये चीज़ें हम घर में भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम 2 कप चाय बनाते हैं, तो जो 2 कप चाय बनेगी वो हमारी प्रोडक्ट है। उसके लिए मुझे रिएक्टेंट्स कितने चाहिए पहले मेरी इंफॉर्मेशन में होंगे ना, कि 2 कप चाय बनाने के लिए मुझे पानी कितना इस्तेमाल करना है, मिल्क कितना इस्तेमाल करना है, टी कितनी इस्तेमाल करनी है, शुगर कितनी इस्तेमाल करनी है, तो ये रिएक्टेंट्स कितने होने चाहिए इतनी गिवन प्रोडक्ट के लिए। ये स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। यहाँ अगर कोई सवाल पूछे हमसे, भाई रिएक्टेंट्स हमें गिवन है, कौन से? 10 ग्राम चीनी है और 6 ग्राम मेरे पास टी पार्टिकल्स है और 100 ml मेरे पास जो है वो मिल्क है। अब बताइए इसमें से प्रोडक्ट कितनी बनेगी? अब यानी रिएक्टेंट्स हमें गिवन है, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो धुक्के लगा के ऐसे चीज़ें हम ज़ाया थोड़ी करेंगे। पहले हम पेपर पेंसिल वर्क पे स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे कि फ़लाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स चाहिए, या इतने रिएक्टेंट्स में से कितनी प्रोडक्ट बनेगी। इस किस्म की कैलकुलेशन को हम स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं बेहतर तरीके से, अ टाइप ऑफ केमिकल कैलकुलेशन इन विच मास या मोल्स या एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, यानी मास, मोल्स, एटम्स, कोई भी क्वांटिटी, किस चीज़ की क्वांटिटी? ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड। यानी एक ऐसी कैलकुलेशन जिसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या मोल या एटम या आयंस कैलकुलेट किए जाएं। कहाँ से, कैसे? फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी एक रिएक्टेंट गिवन से या एक प्रोडक्ट गिवन से दूसरी चीज़ों के मासेस या मोल्स या जो भी क्वांटिटीज़ है उनको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उस मेथड का नाम है स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो उसको हम पढ़ते हैं स्टीशियोमेट्री या स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन यह है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें अमाउंट मालूम करने के लिए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का अमाउंट मालूम करने के लिए हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन हो। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टैंडर्ड अमाउंट्स कंटेन करती हैं। उससे कंपेयर करके हम बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैलेंस इक्वेशन हेल्पफुल होती है, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा, आपको याद होगा, नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो है दैट कंटेन इक्वल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स के ग्राम्स हैं वो ग्राम्स
उधर प्रोडक्ट्स के ग्राम्स के बराबर हों, तो इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जितने भी मासेस रिएक्टेंट साइड पे हों उतने ही मासेस प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। अगर तमाम रिएक्टेंट्स के 40 ग्राम हैं तो प्रोडक्ट्स के भी 40 ग्राम हों। प्रोडक्ट होगी नई चीज़, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स मिले हुए हैं उनके ग्राम्स उतने होने चाहिए, तो वो बैलेंस इक्वेशन होगी। अगर रिएक्टेंट साइड पे 1 ग्राम भी ज़्यादा है या प्रोडक्ट साइड पे 1 ग्राम ज़्यादा है या 1 ग्राम कम है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो सही इक्वेशन वो होती है जो बैलेंस्ड इक्वेशन हो। बैलेंस्ड इक्वेशन ही ओबे करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कंजर्व रहता है। कोई भी रिएक्टेंट्स हो, कितने भी रिएक्टेंट्स हों, जब भी नई प्रोडक्ट बनाएंगे चीज़ें नहीं बनेगी, लेकिन मासेस दोनों के कंजर्व रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जिस इक्वेशन में मासेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे इक्वल हों, इन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो इक्वेशन ओबे करेगी वो बैलेंस इक्वेशन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें H2 के कितने ग्राम्स होंगे, 2 ग्राम्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो H2 का 2 ग्राम। O2 एक ऑक्सीजन का मास 16, O2 का मास 32 ग्राम। और कोई भी रिएक्टेंट नहीं है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स के टोटल ग्राम्स कितने हुए, 2 और 32 34। प्रोडक्ट साइड पे देखें H2O, H का 1 ग्राम, H2 के 2 ग्राम प्लस O के 16 ग्राम, टोटल कितने हुए 18 ग्राम। अब क्या ऐसा होगा इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स 34 ग्राम लें और प्रोडक्ट हमें सिर्फ 18 ग्राम मिले? ये तो अनबैलेंस्ड है ना। इसमें हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास बराबर नहीं मिल रहे हैं। ला हमने पढ़ा कि मासेस कभी भी कम भी नहीं होंगे, ज़्यादा भी नहीं होंगे, कंजर्व रहेंगे। भी मास तो कम हो गया 34 से 18, यानी ये इक्वेशन गलत है। इसको पढ़ेंगे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में दोनों चीज़ें बराबर होंगी। अब देखिए 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, इसमें देखें 2H2, H2 का मास 2, 2H2 का मास 4, O का मास 16, O2 का मास 32। अगर इनमें हम सम करें इन दोनों को तो हमें सम क्या मिलेगा, 36 ग्राम। और H2 का मास 2, O का मास 16, तो एक वाटर का मास 18, 2 वाटर का मास 36। अब देखें ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। 36 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड, 36 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हमें अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो किसी भी किस्म के रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट से मालूम करेंगे, या रिएक्टेंट का अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट से मालूम करेंगे, या प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो हम रिएक्टेंट से मालूम कर सकते हैं। इस किस्म की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन के बाद इक्वेशन की रीडिंग भी आपको परफेक्ट आनी चाहिए, ताकि थ्योरी में क्वेश्चन में जो वर्डिंग आती है वो आपको समझ में आ जाए। अगर वर्डिंग समझ में आ गई किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इक्वेशन लिखी है, CH4 मीथेन है, O2 ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस जो कुकिंग गैस है, उसको जब हम एयर में बर्न करेंगे, एयर में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स। अब इस इक्वेशन को सही माना में रीड कैसे किया जाए, किसी भी निशानी से, फार्मूले से पहले जो नंबर लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है तो हम 1 समझेंगे। इधर 2 लिखा हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है हम 1 समझेंगे, इधर 2 लिखा हुआ है। तो इक्वेशन में किसी भी फार्मूले सिंबल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज कोएफिशिएंट। और इससे मुराद क्या है, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इक्वेशन को हम पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर वेपर्स या वाटर। और जो प्लस होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट साइड और ये राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड। प्लस की माना होती है रिएक्ट विथ, एडेड विथ, ट्रीटेड विथ। यानी अब हम पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, आसान हो रही है।
इस इक्वेशन से मुराद क्या है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट करती है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, और एरो की माना क्या है, टू प्रोड्यूस, टू यील्ड आउट, टू फॉर्म, टू रिजल्ट आउट। यानी अब हमारे पास रीडिंग ये हो गई, जब 1 मोल मीथेन का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से, तो वो बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिजल्ट देते हैं, तो वो यील्ड करते हैं क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लस होगा राइट हैंड साइड पे उसकी माना क्या हो जाएगी, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। तो इक्वेशन को पढ़ने के लिए लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें नीडेड होती हैं, ट्रीट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, राइट हैंड वाली चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। जब भी इक्वेशन में क्वेश्चन में आपको सवाल मिले हाउ मेनी ग्राम्स प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन मिले व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, माना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे रखा हुआ है, जो चीज़ें नीडेड होती है, जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ें बनेंगी, फॉर्म होंगी, प्रोड्यूस होंगी, वो क्या होंगी, प्रोडक्ट्स। तो स्टोइकियोमेट्री में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, मे बी कि किसी क्वेश्चन में आपको एक मास गिवन हो, नोन हो, और दूसरा मास अननोन हो। तो जब भी 2 मासेस का जिक्र होगा, एक मास गिवन होगा, दूसरा मास अननोन होगा, तो ऐसी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को हम क्या पढ़ेंगे, मास मास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या मास मास रिलेशनशिप। तो स्टोइकियोमेट्री में 3 किस्म की कैलकुलेशंस आपको मिल सकती हैं, 3 किस्म के रिलेशन आपको मिल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में एक सब्सटेंस का मास नोन हो और दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम अननोन हो, या अगर वॉल्यूम नोन हो और मास अननोन हो, तो इस किस्म की कैलकुलेशन को, इस किस्म के रिलेशनशिप को हम क्या पढ़ेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम माना नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम अननोन हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो 3 किस्म के रिलेशनशिप्स हैं स्टोइकियोमेट्री में। अगर पहला रिलेशनशिप आपको मास मास समझ में आ गया, तो बाकी 2 यानी आप बस विद इन फ्यू 3, 5, 10, 8 सेकंड में आप हल कर सकेंगे। तो पहला रिलेशनशिप आपको अच्छे तरीके से समझना है। अगर उसकी ट्रिक आपको समझ में आ गई, अब मैं आपको किताबी मेथड नहीं समझाऊंगा, मैं आसान सी ट्रिक आपको बताता हूं जो किताब में नहीं है। अगर वो आपको कंपेयर करना आ गई, वो आपकी लॉजिक समझ में आपको आ गई, तो जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक का क्वेश्चंस होंगे वो तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स हल करेंगे। उसके लिए कोई भी फार्मूला या कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने लिखा है, इधर मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम मीथेन आर यूज्ड। इक्वेशन ये गिवन है, मीथेन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर। अब मेरा सवाल है, अगर 8 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने, इसका जो मास है वो कितना बनेगा, कहाँ से मालूम करना है, व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन, ये मीथेन है, अगर इसका मास हमारे पास 8 ग्राम होगा, तो बताइए 8 ग्राम मीथेन में से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो किसी भी इक्वेशन में किसी भी वैल्यू को हल करने के लिए पहले तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स वो आपने लेने हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है जो इस वक्त मौजूद है इक्वेशन में। अभी हम ग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सबके ग्राम्स कंपेयर कर लें। अब देखें, मीथेन का CH4 का फिल वक्त टोटल मास, स्टैंडर्ड मास या स्टोइकियोमेट्रिक मास कितना है, 16 ग्राम। कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का। जब मीथेन हमारे पास 16 ग्राम होगा, तो ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक मास कितना होगा भाई, ऑक्सीजन का O का 16, O2 का 32, एक O2 का 32, 2 O2 का कितना होगा 64। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनता है, एक कार्बन का 12, O2 का 32, ये बन गया 44 ग्राम्स। तो H2O का अभी भी हमने कैलकुलेट किया था 18, 2 H2O का 36। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनको कंपेयर करके आप बार बार किसी भी वैल्यू का आंसर दे सकते हैं इजीली, बगैर कैलकुलेशन के, बगैर पेंसिल पेपर यूज करने के। कैसे,
भाई जब भी आपके पास, अभी हम मीथेन और CO2 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मीथेन का स्टैंडर्ड अमाउंट है 16 ग्राम। वो 16 ग्राम हमेशा CO2 का कितना ग्राम बनाएंगे? 44 ग्राम। मैं पूछ रहा हूँ 8 ग्राम, 8 का और 16 का रिलेशनशिप क्या है? क्या 16 का हाफ है 8? बिल्कुल हाफ है ना। जब 16 ग्राम हमने लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बने। अब जब हम 8 ग्राम लेंगे, 8 ग्राम लेंगे तो 44 का हाफ क्या होगा? 44 का हाफ होगा 22। 44 का हाफ होगा 22 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन 8 ग्राम मीथेन? तो कार्बन डाइऑक्साइड के, ये गलती हो गई है, 22 ग्राम। कितने बनेंगे? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म? 22 ग्राम, क्योंकि 16 ग्राम में से 44 बनेंगे, तो 8 में से कितने बनेंगे? 44 का हाफ 22 ग्राम। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 किस्म के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड अमाउंट आपको याद है तो आप किसी भी वैल्यू का जवाब दे सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, गौर से सुनिएगा। अब मीथेन मेरे पास है 32 ग्राम। कितने? 32 ग्राम। बताइए हाउ मेनी ऑक्सीजन ग्राम्स आर नीडेड फॉर 32 ग्राम ऑफ मीथेन? तो भाई जब 16 ग्राम थे तो ऑक्सीजन के 64 ग्राम चाहिए थे। अब ये 16 का डबल है 32, तो 64 का डबल क्या होगा? 128 ग्राम। मेरा तीसरा सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये जब 2 ग्राम मेरे पास मीथेन है तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए? तो आप बता सकते हैं कि सर जब ये 16 ग्राम है तो CO2 44 बन रहा है। अब ये 16 का डबल है 32, तो CO2 का डबल क्या होगा? 88 ग्राम। चौथा सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 32 ग्राम मेरे पास मीथेन है तो वाटर वेपर कितने बनेंगे? तो आपने स्टैंडर्ड अमाउंट कंपेयर करना है। जब 16 ग्राम है तो वाटर बन रहा है 36। अब जब 32 डबल होगा तो वाटर भी 36 का डबल होगा 72 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड अमाउंट आता है। एक और कंपैरिजन हम करते हैं। एक और मेरा सवाल है कि इफ देयर आर 4 ग्राम ऑफ मीथेन, कितने? 4 ग्राम, तो आप बताइए व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड? तो भाई इसको फिर से आप स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपेयर करें। स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है? 16 का 4 क्या है? चौथा हिस्सा है। जब मीथेन हम चौथा हिस्सा लेंगे तो ऑक्सीजन भी हमें इसका चौथा हिस्सा चाहिए, यानी 64 का हाफ 32। तो अब ऑक्सीजन कितने चाहिए? 32 का हाफ 16 ग्राम। अगर मेरा सवाल ये होता कि 4 ग्राम ऑफ मीथेन आर यूज्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, तो देखें जब ये 16 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बन रही है। अब जब ये 4 ग्राम यानी इसका चौथा हिस्सा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा हिस्सा क्या होगा? वो चौथा हिस्सा होगा 11 ग्राम। ये वही चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये मार्कर मुझे मिलता है 50 रुपए में, तो आप बताएं 2 मार्कर कितने मिलेंगे? आप कहेंगे सर 100 रुपए में। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 पैकेट्स मार्कर, 2 पैकेट्स की वैल्यू है 600 रुपए, तो एक पैकेट की कीमत कितनी होगी? तो 600 को आप हाफ करेंगे 300। ये वही हिसाब किताब है। तो अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास 4 ग्राम मीथेन है तो बताइए वाटर वेपर कितने बनेंगे? तो आप पहले स्टैंडर्ड अमाउंट देखें, 16 से बन रहे हैं 36, तो 16 का चौथा हिस्सा 4 है, तो 36 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 9 ग्राम। तो इसी से बार बार आप कंपैरिजन करके आंसर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आई हैव 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है मेरे पास? 6.4 ग्राम। बताइए उसके लिए मीथेन मुझे कितनी चाहिए? अब देखें स्टैंडर्ड अमाउंट है 64, उसमें से 6.4 कैसे बना? यानी 1 डेसिमल मैंने बैक शिफ्ट किया, तो ये तो बहुत आसान है। तो 16 उसमें से भी 1 डेसिमल बैक शिफ्ट करेंगे, 1.6 ग्राम आ जाएगा। तो जब हम 6.4 ग्राम ऑक्सीजन यूज करेंगे तो हमारे पास मीथेन कितनी यूज होगी? 1.6 ग्राम। अगर सवाल पूछूं कि 6.4 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रही है, 1.6 ग्राम मीथेन यूज हो रही है, बताइए वाटर वेपर कितने बनेंगे? तो देखें जब ये 16 थे और 64 थे तो वाटर कितने बन रहे थे? 36। अब हमने इन दोनों में 1 डेसिमल बैक शिफ्ट किया है, तो वाटर में भी 1 डेसिमल बैक शिफ्ट करें। कैलकुलेटर क्यों यूज करेंगे? बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, इनको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं।
लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 360 ग्राम वाटर वेपर बन रहे हैं। कितने? 360 ग्राम वाटर वेपर बन रहे हैं। बताइए उसके लिए मुझे मीथेन कितनी चाहिए? तो आप स्टैंडर्ड अमाउंट कंपेयर करें। 36 के मीथेन कितनी चाहिए? 16। अब 36 कैसे बना? 36 से एक जीरो हमने आगे दे दिया, तो 16 से भी एक जीरो आगे दे दो बस। तो इसी से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी जो कंपैरिजन है ये करके हम जवाब दे सकते हैं। अब मैं आपसे एक MCQ पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट दिस इक्वेशन? ये है N2 + 3H2 एरो 2NH3। इसके बारे में ट्रू क्या है? $14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नीड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। इस वक्त नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है? 28 ग्राम। कितना? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम के लिए नीड 3 ग्राम हाइड्रोजन। आप देखें 28 ग्राम के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए? एक हाइड्रोजन का मास है 1, H2 का मास है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। जब हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 3। अब मेरा सवाल है 14 ग्राम नाइट्रोजन है, यानी 14 क्या है? 28 का हाफ है। चलें, अगर मैं इसको हाफ कर लूँ तो इसको भी मुझे हाफ करना पड़ेगा। ये सही लिखा हुआ है। जब हमारे पास नाइट्रोजन 28 ग्राम नहीं है बल्कि 14 ग्राम है तो उसके लिए हाइड्रोजन 6 ग्राम नहीं चाहिए, उसका हाफ चाहिए, 3 ग्राम चाहिए। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दे प्रोड्यूस 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट। पहला केस ये है स्टैंडर्ड अमाउंट, ये 28 ग्राम है, ये 6 ग्राम है। तो इसके लिए अमोनिया कितनी बन रही है? N का मास 14, इसका मास 3, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 ग्राम। लेकिन अब मेरा जो A ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है जब मेरे पास नाइट्रोजन 14 है यानी 28 का हाफ, तो हाइड्रोजन 3 बनेंगे यानी 6 का हाफ। तो फिर उसमें से अमोनिया कितना बनेगा? 34 का हाफ। कितना? 17 ग्राम। सही है A स्टेटमेंट इज करेक्ट। B स्टेटमेंट में आ जाते हैं। टू गेट 340 ग्राम ऑफ अमोनिया, अब कितने चाहिए? 340 ग्राम। 340 कैसे बनेगा? 34 के आगे 0 दे दें, ठीक है, ये एक्स्ट्रा 0। टू गेट 340 ग्राम ऑफ अमोनिया 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। भाई 34 के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 6। तो 340 के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी? 60। सही लिखा हुआ है। टू गेट 340 ग्राम ऑफ अमोनिया 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर नीडेड विद 280 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखें 34 के लिए हाइड्रोजन 6 चाहिए और अमोनिया 28। अब जब एक 0 हमने दे दिया तो 28 में एक 0 दे देंगे तो कितना बन जाएगा? 280। ये रिलेशन भी सही लिखा हुआ है कि 340 ग्राम अमोनिया बनेगी जब 60 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 280 ग्राम नाइट्रोजन। यानी B स्टेटमेंट भी सही है, E स्टेटमेंट भी सही है। ये मैं सही ऑप्शन सारे क्यों दे रहा हूँ? ताकि एक ही इक्वेशन के बारे में ये 3 कॉन्सेप्ट आप हासिल करें, ये और दूसरे 3 कॉन्सेप्ट आप हासिल करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा डेवलप हो जाए। C स्टेटमेंट है 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 8 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। कितने? 8.5 ग्राम अमोनिया। ये कैसे? 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है 34, तो 8 कितने हैं? तो 8 यानी ये कितना होगा? बल्कि इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, 7 ग्राम लिखता हूँ। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखें कैसे। 28 का 7 के साथ क्या रिलेशनशिप है? 28 का हाफ है 14 के लिए अमोनिया कितना बन रहा है? 17। अगर 14 को भी हम हाफ कर लें तो 7 बन जाएगा। बिल्कुल। तो 17 को हाफ करें, क्या वो 8.5 होगा? बिल्कुल ये सही है, 8.5 ही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल। तो स्टैंडर्ड अमाउंट अगर आपको समझ में आ गए तो उससे जो भी आपको नॉन स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट्स मिलेंगे उनको बार बार कंपेयर करके आप किसी भी रिलेशनशिप का आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टीशियोमेट्री। इसमें हमने मास रिलेशनशिप के कुछ एग्जाम्पल पढ़े, ये आप स्क्रीनशॉट निकालें। अभी ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू है, अब इसमें पढ़ेंगे हम वॉल्यूम और मास वॉल्यूम का
हम कैसे कैलकुलेशन करें। लेक्चर 1.13 में स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं हम। इसमें हमने डिस्कस कर लिया अभी उसका पहला रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। तो इसी लेक्चर में मास मास रिलेशनशिप के बाद वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है, मास वॉल्यूम भी है। अभी हम डिस्कस करते हैं कोई दूसरा रिलेशनशिप, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है वॉल्यूम वॉल्यूम, इसके बाद हम मास वॉल्यूम पढ़ेंगे। पहले तो इसकी बहुत ही सादी आसान माना, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप माना किसी एक चीज़ का वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, नीडेड माना रिएक्टेंट, यानी ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है वो कितना हमें चाहिए टू रिएक्ट 4 मोल ऑफ SO, ताकि हम 4 मोल SO को रिएक्ट कराएं। ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन के स्टैंडर्ड, भाई वॉल्यूम मास थोड़ा लेंदी था, हमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने होते थे। वॉल्यूम तो बहुत ही आसान है, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं SO के, 2 वॉल्यूम SO के लिए ऑक्सीजन हमें 1 वॉल्यूम चाहिए। 2 वॉल्यूम SO का होगा, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम होगा, तो SO2 एरो माना प्रोड्यूस, SO2 कितना बनेगा 2। अब मेरा सवाल है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितना हमें चाहिए। अगर 4 मोल SO के होंगे तो भाई बहुत ही आसान है, 2 मोल के लिए ऑक्सीजन हमें 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल बना 2 का डबल, तो 4 मोल के लिए 1 मोल का डबल क्या होगा 2 मोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिलेगा 2 मोल, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। 2 मोल के लिए आपको ऑक्सीजन 1 चाहिए, इसके 10 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के 5 मोल चाहिए, इसके 1000 लीटर होंगे तो ऑक्सीजन के 500 लीटर चाहिए, इसके 11000 डेसीमीटर क्यूब होंगे तो ऑक्सीजन के 5600 डेसीमीटर क्यूब चाहिए। इसके जब 2 वॉल्यूम है तो प्रोडक्ट भी 2 बन रहे हैं। अब जब इसके 400 लीटर होंगे तो प्रोडक्ट भी 400 ही मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो यानी जब हमारे पास SO सल्फर मोनोऑक्साइड के 4 वॉल्यूम्स होंगे तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो हमें ये बता रही है कि जब SO 2 है तो ऑक्सीजन हाफ चाहिए, जब SO 4 होगा तो उसका हाफ क्या होगा 2 मोल, 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 लीटर। वॉल्यूम का कोई भी यूनिट मिल सकता है आपको, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml, मोल, लीटर, जो भी होगा हम उसमें आंसर देंगे। दूसरा सवाल, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ये अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, एरो के इस तरफ मतलब प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कितनी अमोनिया बनेगी व्हेन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, व्हेन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो आपने नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ कंपेयर करना है। फिल वक्त अमोनिया के कितने वॉल्यूम्स हैं 2, उसके लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए 1। आसान हो गया, यानी जब अमोनिया 2 बनेगा तो नाइट्रोजन उसका हाफ चाहिए, इसके 10 बनेंगे तो नाइट्रोजन 5 चाहिए, इसके 30 बनेंगे तो नाइट्रोजन 15 चाहिए। तो जब 20 नाइट्रोजन DM क्यूब हमारे पास हैं तो अमोनिया कितनी होगी, डबल होगी। 1 में से 2 बन रहे हैं, 4 में से 8 बनेंगे, 10 में से 20 बनेंगे। और अगर हमारे पास 20 नाइट्रोजन होंगे, 1:2 रेशो है, जब 20 नाइट्रोजन होंगे तो डबल इसका क्या होगा 40 होगा। तो हमारा आंसर क्या है 40 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मास से भी बहुत आसान है, इसमें हमें सिर्फ वॉल्यूम्स या फ्रंट में जो कोएफिशिएंट हैं वो हमें कंपेयर करने हैं, वो हमें देखने हैं। अगर मेरा सवाल ये होता कि भाई 60 जो है अमोनिया बन रहे हैं, 60 अमोनिया बन रहे हैं, उसके लिए नाइट्रोजन कितने चाहिए, तो उसके लिए 30 चाहिए, हाफ चाहिए। इस तरीके से हम बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम चीज़, सेम रिलेशन का, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट दिस इक्वेशन।
ये मैंने इक्वेशन आपको दे दी, इसके बारे में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है? पहली इन्फॉर्मेशन ये 1000 डेसीमीटर क्यूब NO2 के यील्ड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे 1000 डेसीमीटर क्यूब NO। देखते हैं अभी NO2 उसके कितने डेसीमीटर क्यूब हैं? 2। और NO उसके कितने हैं? 2, यानी 2 NO2 2 NO बनाएंगे, 4 NO2 4 NO बनाएंगे। अब अगर हमारे पास 1000 NO2 होंगे तो NO भी कितने होंगे? वो भी 1000 होंगे। तो ये तो करेक्ट हो गया कि 1000 NO2 1000 NO बनाएंगे। सेकंड, इफ 250 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, अगर 250 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के होंगे बनेंगे, then NO will be formed same as 500 dm cube of NO2 used। ऑक्सीजन ये है 250 dm क्यूब, अगर इसके 250 डेसीमीटर क्यूब बनेंगे तो फिर NO will be formed, ये NO कितना बनेगा? ये उतना बनेगा सेम एज 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO2। देखें इसके 2 हैं तो इसके भी 2 हैं, इसके 1000 हैं तो इसके भी 1000 हैं। जब ये 250 है तो ये डबल है, ये 500 होंगे और ये भी 500 होंगे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब 250 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के बन रहे हैं तो फिर NO जो होगा वो सेम होगा, कितना सेम? एज NO2 एज 500 dm क्यूब। बिल्कुल सही है, 250 ये है तो ये डबल होगा 500, ये भी 500 होगा। बी स्टेटमेंट भी सही है। हमें सेलेक्ट क्या करना है? जो इनकरेक्ट हो। तो तीसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं। तो 45 dm क्यूब ऑफ NO, ये NO इसके 45 dm क्यूब है, यूज्ड टू प्रोड्यूस 45 dm क्यूब ऑफ NO2। देखिए NO और NO2 का अमाउंट एक ही है, 500 500, तो इसके 45 इसके 45 एंड फिर ऑक्सीजन का क्या होगा? 500 का हाफ, जैसे 2 2 ये 1, तो उसका हाफ होगा 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये रिलेशनशिप भी सही है। सोचना जरा इस पे कि ये सही है गलत है। इसमें भी देखें NO का जो अमाउंट है और NO2 का जो अमाउंट है जो 45 है, जैसे इसका 2 इसका भी 2, और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? हाफ 45 का हाफ क्या होगा? 2.5। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ये हमें सेलेक्ट करना है। डी ऑप्शन, 0.5 NO2 yield 0.25 मोल ऑफ O2। 0.5 मोल अगर हम NO2 के यूज़ करेंगे, ये NO2 है, तो वो यील्ड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। अगर इसके 2 हैं तो इसका हाफ है, अगर इसका हाफ लेंगे इसका क्वार्टर बनेगा। जब हम हाफ मोल NO2 यूज़ करेंगे तो वो यील्ड करेगा ऑक्सीजन, हाफ का आधा क्या होगा? क्वार्टर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। वो कैसे इनकरेक्ट है? देखें, इधर भी हमने वैल्यूज कंपेयर की, इधर भी वैल्यूज कंपेयर की, इधर भी वैल्यूज कंपेयर की, इधर भी वैल्यूज कंपेयर की, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज की मिस्टेक भी हो सकती है। तो लैंग्वेज को आपने ध्यान से पढ़ना है। मैंने लैंग्वेज की मिस्टेक की है इसमें। कौन सी मिस्टेक की है? मैंने लिखा है 45 dm क्यूब ऑफ NO यूज्ड। NO यूज हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस 45 dm क्यूब ऑफ NO2। क्या NO2 प्रोड्यूस हो रहा है? भाई प्रोडक्शन तो ये है। मैंने वैल्यूज सही लिखी है, लैंग्वेज उल्टी लिख दी। क्या NO प्रोड्यूस कर रहा है NO2 को? गलत हो गया ना। NO2 प्रोड्यूस करता है, तो लैंग्वेज की मिस्टेक की वजह से ये वैल्यूज उल्टी हो गई, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से पढ़िएगा, लैंग्वेज को भी समझना जरूरी है। मैंने इस टॉपिक के शुरुआत में आपको क्यों पढ़ाया कि हाउ टू रीड इक्वेशन, ताकि ये आपको समझ में आ जाए ट्रीटेड की माना क्या है, यूज की माना क्या है, रिएक्ट की माना क्या है। यानी वो रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो चीज़ यील्ड हो रही है, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, जो चीज़ बन रही है, बना वो प्रोडक्ट है। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन को रीडिंग, ये अगर आपको अच्छे तरीके से आ गई तो इनमें से आपकी किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी वैल्यूज़ मैंने सही लिखी हैं लेकिन लैंग्वेज मैंने गलत लिख ली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इनकरेक्ट आंसर हमने सेलेक्ट करना था, ये हमने कर लिया। तो स्टीशियोमेट्री में एक मास मास रिलेशनशिप पढ़ा, एक वॉल्यूम वॉल्यूम। अब तीसरा रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं हम, मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम में जो वॉल्यूम होगा
यानी जिसको नंबर ऑफ मोल भी पढ़ सकते हैं, लीटर भी पढ़ सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पढ़ सकते हैं। ये जो वॉल्यूम्स हैं गैसेस के, ये हम STP पर कैलकुलेट करेंगे, STP पर इस्तेमाल करेंगे। और STP क्या है? ST बना स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी अब हम जो रिएक्शंस कराएंगे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कराएंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। और स्टैंडर्ड प्रेशर SP क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर, वो कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर, जो कि 760 टॉर्स के बराबर होगा। और कोई भी गैस जब हम STP पे लेंगे, STP पे यूज़ करेंगे, तो उस गैस का स्पेस, उस गैस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? उसका वॉल्यूम होना चाहिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर लीटर में लिखें तब भी सेम बनेगा 22.4 लीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने लिखना है कि 1 मोल, 1 नंबर ऑफ मोल किसी भी गैस का, ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का एक जो नंबर ऑफ मोल होगा वो हमेशा हमेशा बराबर होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब के, या 22.4 लीटर के, या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब पे। अगर 2 लीटर लेंगे तो STP पे 2 लीटर गैस का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 का डबल, 44.8 डेसीमीटर क्यूब, या 44.8 लीटर, या 44,800 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई गैस हाफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है STP पे, तो इसका हाफ क्या होगा? 22.4 का 11.2। तो जब हमारे पास एक मास गिवन हो और वॉल्यूम पूछा जा रहा हो तो वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, या वॉल्यूम गिवन हो मास पूछा जाए तो भी वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा। तो अभी क्वेश्चन हमें मिल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO। ये SO, इसका वॉल्यूम कितना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO नीडेड, देखिए रिएट कर रहा है राइट हैंड साइड पे, एट STP when 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन के 16 ग्राम होंगे तो SO का वॉल्यूम STP पर कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू चेक करेंगे। अभी इसके कितने ग्राम्स हैं? 32 ग्राम। उसके लिए वॉल्यूम कितना चाहिए? 2 मोल। 16 क्या है? 32 का हाफ, 2 का हाफ क्या होगा? 1 मोल। तो हमें आंसर क्या मिला? 1 मोल। यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन 16 ग्राम होंगे तो SO का वॉल्यूम कितना चाहिए? 1। और मेरा सवाल अभी बाकी है, मैं पूछ रहा हूँ STP पर जवाब दें। तो आपको पता है 1 मोल STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही है। 1 मोल किसी भी गैस का STP पर जब होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 11.2 नहीं होगा, 5.6 नहीं होगा, डबल नहीं होगा। तो ये हमें आंसर मिला। कैसे आंसर मिला? फिर से बता रहा हूँ। आपने कंपेयर करना है कि जो आपके पास मास गिवन है वो है 16 ग्राम, स्टैंडर्ड मास का वो हाफ है, इसका स्टैंडर्ड मास 13 है, 32 है, उसका हाफ है 16। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितने? 2, उसका हाफ क्या बनेगा? 1। तो जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए SO 1 मोल चाहिए, और 1 मोल STP पर मैंने आपको पहले बता दिया 22.4 डेसीमीटर के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2, सेम इक्वेशन है। 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 आर फॉर्म्ड। अभी जो SO2 बन रहा है वो कितना बन रहा है? 22.4। ये SO2 बन रहा है। 22.4 dm cube of SO2 are formed if dash gram of SO react with oxygen, dash gram of SO, ये मालूम करना है। तो देखें अभी फिलहाल हमारे पास मोल कितने हैं? 2। जब 2 मोल होंगे तो इसके ग्राम कितने होंगे? इक्वेशन में इसके 2 मोल्स हैं तो इसके ग्राम माना मॉलिक्यूलर मास, S का मास है 32, O का मास है 16। तो 32 और 16 ये हो जाएगा 48,
2 का मास कितना होगा 48 का, यानी 48 96 ग्राम। तो ये 2 है, लेकिन मैंने दिया है 22.4, यानी इक्विवेलेंट टू 1 मोल, यानी इसका हाफ। तो 96 का हाफ क्या होगा 48 ग्राम। क्या होगा इसका 48 ग्राम। ये ऑप्शन गलत हो गया है, 48 ग्राम। सपोज करें ऑप्शन आपके पास ये है ABCD, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी ऑप्शन 48 ग्राम। फिर से समझा रहा हूं, जब इसके हमारे पास 2 मोल्स हैं तो इसका मास चाहिए 96 ग्राम, ठीक है। 22.4 डेसीमीटर क्यूब कितने मोल के बराबर होता है 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल क्या है 2 का हाफ है, तो फिर 96 का हाफ क्या होगा 48 होगा। तो जब हम 22.4 डेसीमीटर क्यूब SO2 के बनाएंगे तो हमें कितने ग्राम चाहिए SO के, हमें SO के 48 ग्राम्स चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मासेस रिलेशनशिप हमें मिल रहे हैं, मासेस को कंपेयर करना है तो मोलर मासेस कंपेयर करेंगे। अगर वॉल्यूम्स कंपेयर करने, जो इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कंपेयर करेंगे। अगर एक का मास है तो उसका हम मोलर मास निकालेंगे, एक का वॉल्यूम है तो उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो भी वॉल्यूम इक्वेशन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, select the true for synthesis of 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। अब हम कितनी सिंथेसाइज कर रहे हैं अमोनिया 11.2 डेसीमीटर क्यूब। फिलहाल स्टैंडर्ड कितने मोल्स हैं इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है। 2 मोल्स माना कितना वॉल्यूम 2 मोल्स माना 44.8 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 44.8 को हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 22.4, फिर इसका बन जाएगा 1 मोल। 11.2 कैसे होगा जब हम इसको भी हाफ करेंगे 11.2, तो फिर मोल कितने होंगे हाफ मोल होंगे, यानी 11.2 DM क्यूब जब सिंथेसाइज करेंगे तो मोल कितने होने चाहिए हाफ मोल अमोनिया के। तो पढ़ते हैं हम, जब हम 11.2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया बनाते हैं तो 5.6 DM क्यूब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। देखते हैं, जब हम 2 मोल बनाते हैं तो नाइट्रोजन कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4। और जब हम 1 मोल यूज करते हैं अमोनिया का तो नाइट्रोजन कितना यूज होगा हाफ का कितना वॉल्यूम होगा 11.2। और जब हम हाफ मोल अमोनिया बना रहे हैं तो हाफ का क्या होगा क्वार्टर, और उसका वॉल्यूम क्या होगा 5.6। जवाब सही है, यानी जब 11.2 डेसीमीटर क्यूब सिंथेसाइज होगा तो नाइट्रोजन कितना यूज होगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट। बिल्कुल सही है। कैसे आंसर निकाला मैंने कंपेयर करके, इसके 2 मोल है मना 22.4 का 22.2 का डबल, तो इसी तरीके से हम 22.4 का डबल हमने किया 44.8। जब इसका 1 मोल बनेगा मना उसका हाफ का भी हाफ करेंगे मना क्वार्टर। सेकंड है 16.8 DM क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट, 16.8 DM क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। देखते हैं, जब 2 मोल्स अमोनिया हैं तो हाइड्रोजन ने कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं 3, और जब 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा 3 का हाफ, और जब क्वार्टर हाफ होगा यानी क्वार्टर होगा तो इसका क्वार्टर क्या होगा 0.5। अब 0.75 हाफ का हाफ यानी क्वार्टर 0.75 का STP पर वॉल्यूम कितना होगा 0.75, यानी आधे मोल का वॉल्यूम 11.2 और चौथा मोल का वॉल्यूम 5.6, तो कितना बनेगा 16.8। बिल्कुल सही है। 0.675 का STP पर क्या होगा एट STP 0.75 विल बी इक्वल टू 16.8। ये भी सही है, ये भी दोनों सही है। सेलेक्ट द ट्रू फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। थर्ड लिखा हुआ है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। भाई एक मोल में 28 ग्राम, आधे मोल में 14 ग्राम, चौथे मोल में 7 ग्राम। बिल्कुल 7 ग्राम नाइट्रोजन और 0.7 ग्राम हाइड्रोजन यूज्ड। इसमें 6 ग्राम 3 ग्राम, ये गलत हो गई है। 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। अगर इसको थोड़ा हम चेंज करें
इसको अगर हम 1.5 ग्राम लिखें तो हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको सारे ऑप्शन सही दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट वेरी 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 क्लियर हो जाए कि इसमें से मुख्तलिफ कन्वर्जन्स बन सकती हैं। तो तीसरी कन्वर्जन का मतलब जब चौथा ग्राम नाइट्रोजन का लेंगे तो हाइड्रोजन के भी चौथे ग्राम लेंगे। जब 1 मोल ले रहे हैं तो इसके 3 मोल, 1 मोल 28 ग्राम, 3 मोल का मास 6 ग्राम। जब हाफ मोल लेंगे तो 14 ग्राम, इसके 3 ग्राम। जब इसका क्वार्टर लेंगे 7 ग्राम तो 3 का हाफ क्या बनेगा 1.5 ग्राम। तो अभी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमें सिलेक्ट करना था कौन सा स्टेटमेंट इस इक्वेशन के मुताबिक सही है। तो देखिए मुख्तलिफ रेस्पॉन्सेज में सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। आखिरी एमसीक्यू दे रहा हूँ जिसमें सारे रिलेशनशिप आ जाएंगे, मास मास भी, मास वॉल्यूम भी, वॉल्यूम वॉल्यूम भी। बाकी पढ़ के इनको रिवाइज करके इनकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितनी आप सेल्फ स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उतना आप में ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप होगा और ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट दिस इक्वेशन। 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल रिएक्टेंट्स कितने? 2 मोल, 1 मोल 3 मोल, प्रोडक्ट कितने? 2 मोल। सही है स्टेटमेंट। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। भाई अभी हाइड्रोजन के 4 ग्राम है, 4 ग्राम के लिए इसके 32 ग्राम चाहिए। 4 का हाफ क्या होगा 2 ग्राम, 32 का हाफ क्या होगा 16। 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम चाहिए और 2 का हाफ होगा 1 और 16 का हाफ होगा 8, यानी 1 ग्राम इसका चौथा हिस्सा है तो 32 का चौथा हिस्सा क्या होगा 8 ग्राम। ये भी सही है। 11.2 dm³ ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज। देखिए अभी 2 वॉल्यूम बन रहे हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से। 1 वॉल्यूम बनेगा तो इसका हाफ होगा और 1 का हाफ क्या होगा आधा और हाफ का आधा क्या होगा क्वार्टर, यानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर ये हाफ वॉल्यूम हम लेंगे, क्वार्टर वॉल्यूम लेंगे 11.2 तो इसका क्वार्टर क्या होगा 8 ग्राम। तो ए बी सी सारे स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। नन ऑफ अबव इज इनकरेक्ट, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो आपने बहुत सारे एमसीक्यूज, कन्वर्जन्स, एग्जांपल्स पढ़ लिए, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के। इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट टाइम हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।